नमस्कार मित्रों। आज के इस पॉडकास्ट के वीडियो में हमारे बीच में मौजूद हैं बीकानेर की आन बान शान, इंग्लिश के जादूगर, इंग्लिश सिखाने के सबसे बड़े सूरमा और लगभग 50,000 से भी ज़्यादा बच्चों को आज 15 सालों में पढ़ा चुके हैं। उनको अलग अलग जगह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उनके इंग्लिश को लेके कॉन्फिडेंस, मल्टीनेशनल कंपनीज में प्लेसमेंट से लेके कई सारे अचीवमेंट्स हमारे बीच में अर्जित करने वाले एक बहुत बड़ी शख्सियत श्रीमान प्रतीक सर, डॉक्टर प्रतीक सर, मैं इनको कहना चाहूँगा, पीएचडी होल्डर है इंग्लिश में, हमारे बीच में मौजूद है। आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम ये जानेंगे कि कैसे बच्चा कोई इंग्लिश को तैयार कर सकता है, मजबूत कर सकता है और इंग्लिश का डर अपने भीतर से निकाल सकता है। पूरी तरह से इंग्लिश को, अंग्रेजी भाषा को समर्पित है ये पॉडकास्ट का सेशन। कैसे उसे हम अपना मजबूत बना सकते हैं, अंत तक जरूर देखना। और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज प्रतीक सर के जीवन से जुड़ी हुई आज हमें सुनने को मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर थैंक आपका यू सो आज मच के इस सर। थैंक पॉडकास्ट यू सेशन में। सो मच सर। तो सबसे पहले सर मैं जानना चाहूँगा कि हाउ यू बिकेम फ्रॉम प्रतीक गहलोत टू प्रतीक सर, कंवर। प्रतीक तंवर टू प्रतीक सवर। आप ओके प्रतीक सर तक बनने की आपकी जर्नी कैसे शुरुआत हुई, बचपन कैसे बीता आपका, आपको अंग्रेजी से कैसे लगाव इतना हुआ कि आपने इसे अपना प्रोफेशन बना लिया, बच्चों को पढ़ाने की एक बड़ी जिम्मेदारी आपने ली। क्या ऐसा की मोमेंट था आपकी लाइफ में इस तरफ आने का? सर, लाइफ आपको कहाँ लेकर जाएगी आपको कुछ भी नहीं पता होता। बिल्कुल। डेस्टिनी में क्या लिखा है किसी को कुछ नहीं पता। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक साइंस स्टूडेंट था हम्म। और साइंस में मैं काफ़ी अच्छा था। एकेडमिकली मेरा रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा था, बैकग्राउंड बहुत अच्छा था और मेरा ड्रीम तो डॉक्टर बनने का था। मैंने यस। सोचा था मैं डॉक्टर बनूंगा। बट 12th के बाद 1 ईयर की कोचिंग भी की मैंने और उसके बाद मेरा इंटरेस्ट इसमें कम हो गया। जैसा कि हमें पता है कि किसी को नहीं पता किसी को क्या बनना लिखा है। और उसके बाद मैंने आइलेट्स की तैयारी करी। मेरा अब्रॉड जाने का सपना था और उसको भी मैंने क्रैक किया एग्ज़ाम को। बट आगे जाके फिर से आपकी डेस्टिनी ने आपको फिर से डाइवर्ट कर दिया, आप दूसरी तरफ मूव हो गया आपका। तो अब्रॉड जाने का भी सपना भी चेंज हो गया। उसके बाद में फिर फार्मेसी सब्जेक्ट था मेरे पास में, तो उसके अंदर मैंने बी फार्मेसी करी, मैं कॉलेज का टॉपर रहा। मैंने एम फार्मेसी करी, उसमें भी मैं टॉपर रहा। और कुछ समय के लिए मैं अहमदाबाद में कैडिला फार्मास्यूटिकल में भी रहा। वहाँ पे F&D का मेरे पास काम रहता था, फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट का। बट अपनी ये जो स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ थी, इसमें मेरे कुछ इंटरेस्ट्स थे। जैसे एक तो होती है आपकी एकेडमिक एजुकेशन, आपकी पढ़ाई, और एक होती है आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़, जो कि आज की तारीख में मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मुझे शुरू से स्टेज बहुत पसंद था, मुझे बोलना बहुत पसंद था, बात करना पसंद था, कम्युनिकेशन स्किल्स को मैं अपना इम्प्रूव करना चाहता था। और इसीलिए मैं हमेशा से तलाश रहा था कि कोई अच्छा गुरु मिल जाए, कोई बढ़िया टीचर मिल जाए। और कई गुरु मिले, पर कई गुरु ऐसे मिले जिनमें गुरूर बहुत था, तो हमारे बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रहा हमेशा। सही है। और मैं इस चीज़ का स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि एक अच्छा गुरु बहुत ज़रूरी है लाइफ में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे जाके मेरी डेस्टिनी धीरे-धीरे मुझे इंग्लिश के पास ले गई। जब मैं गुजरात में, अहमदाबाद में रहता था, तो जो मेरे रूममेट्स थे, उनको मैंने इंग्लिश पढ़ाई। उससे पहले जो मेरी स्कूलिंग है, वो इंग्लिश मीडियम से रही है, तो इंग्लिश मेरी अच्छी थी और मैं उस पे लगातार काम भी कर रहा था। बाद में मैंने उनको आइलेट्स की तैयारी करवाई और जितने भी रूममेट्स थे, सबका आइलेट्स में हो गया। तो मैं आई वाज़ सब वेरी रूममेट्स श्योर का? सभी का। क्या और बात है! सभी आज बहुत कनाडा में, बड़ा अचीवमेंट ऑस्ट्रेलिया है। में वेल सेटल्ड हैं। बहुत बड़ा अचीवमेंट। उसके बाद में उसी दौरान एक फार्मेसी की भर्ती आई थी, फार्मासिस्ट एग्ज़ाम जो होता है। तो उसके लिए मुझे पास कोचिंग का ऑफ़र था कि आप कोचिंग पढ़ाइए, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं फार्मेसी में भी अच्छा था। जब मैंने उस कोचिंग सेंटर में पढ़ाया, तो मेरे पढ़ाने का जो तरीका था वो स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आया, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने में भी बहुत बिलीव करता था। यस। तो उनमें से भी काफ़ी सारे सिलेक्शन हो गए। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि मैं और सब कामों के लिए नहीं बना हूँ, मैं पढ़ाने के लिए बना हूँ। तो मुझे ये समझ में आ गया कि ऊपर वाले ने मुझे पढ़ाने के लिए बनाया है। क्या बात है! मतलब मेरे ख्याल से जीवन में दो महत्वपूर्ण समय होते हैं। एक तो व्यक्ति जब पैदा होता है बिल्कुल, और दूसरा उसे पता चलता है कि क्यों। क्यों पैदा हुआ? वो एक तरीके से उसका दूसरा जन्म होता है। दूसरा जन्म। तो आपको जब पता चला कि आप इंग्लिश पढ़ाने के लिए ही आए हैं तो वो बहुत अच्छा मूवमेंट रहा मेरा होगा। बॉर्न एंड ब्रॉट अप उदयपुर का है
बट मेरी डेस्टिनी मुझे मेरे बर्थ प्लेस पे ले आई, या मुझे कहना चाहिए जो मेरे पेरेंट्स का नेटिव है बीकानेर, और पिछले 15 साल से मैं बीकानेर में ही काम कर रहा हूँ। बेस्ट इंग्लिश क्लासेस नाम से हम लोग एक संस्था चलाते हैं, और हमारा मेन मोटिव ये रहता है कि शिक्षा के साथ संस्कार भी ज़रूरी हैं, और स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे हमारा मेन फोकस रहता है। अच्छा सर, मेरा ये सवाल है कि अंग्रेजी भाषा है, भाषा हिंदी भी है, भाषा होती क्या है वैसे? मतलब क्योंकि अंग्रेजी का एक ऐसा सिनोनिमस बन चुका है कि अंग्रेजी मतलब यू आर हाई क्लास पर्सन, बिल्कुल। हिंदी मतलब यू आर ए लो क्लास पर्सन। तो ये क्या है, ऐसा कुछ रिलेशन है भी, या फिर भाषा वाकई में क्या है? ये भाषा से क्या व्यक्ति का सोचने का तरीका या फिर उसका इंटेलेक्चुअल एबिलिटी चेंज होता है क्या? मेरा ये सवाल है आपसे पहला। तो सबसे ठीक है पहले सर, बहुत अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहले तो आप ये समझें कि भाषा बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माई एक्सपर्टीज लाइज इन द फील्ड ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि मेरा जो पीएचडी का सब्जेक्ट था वो भी इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग था। सो बेसिकली आई एम अ लैंग्वेज टीचर, आई एम नॉट अ लिटरेचर टीचर। मैं लिटरेचर भी पढ़ाता हूँ, बट लैंग्वेज मेरी एक्सपर्टीज है। तो भाषा सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो इंग्लिश हो या वो हिंदी हो। बट प्रॉब्लम क्या है, हम किसी भी भाषा में एक्सपर्ट नहीं है। अच्छा। जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे भी नहीं है जिन्हें हिंदी बहुत अच्छी आती हो या इंग्लिश बहुत अच्छी आती हो। आपको बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। यस यस। और आपको कितना भी नॉलेज है, बट यदि आप उसको बोल नहीं पा रहे हैं उस तरीके से, तो फिर आपका दिखता नहीं है कि आपको कितना नॉलेज है, मतलब आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी। भाषा इज ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। Definitely. But you should have a quality that when you express, the other one should be impressed. Yes. So you should impress when you express. We should be a impressive expressor. Definitely. और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदी हमारी मातृभाषा है तो हमें सिर्फ हिंदी ही सीखनी चाहिए। जो हमारी मातृभाषा है उससे प्यार करो, उसे अपनी माँ की तरह प्यार करो। वो आपकी माँ की भाषा है, बट आपको ये समझना पड़ेगा इंग्लिश आजकल आपके पापा की भाषा है। अच्छा। अगर हिंदी मातृभाषा है तो इंग्लिश आपकी पितृभाषा है। अच्छा। अब जैसे माएँ घर संभालती हैं, वैसे पिता बाजार संभालते हैं, ऑफिसेज में जाते हैं। तो अगर आपको कॉर्पोरेट की दुनिया में जाना है, अगर आपको अपनी पहचान बनानी है, आपको अपनी इंग्लिश बहुत शानदार करनी पड़ेगी। बहुत अच्छी बात बोली आपने। और इंग्लिश एक बाजार यानी कि कमाने की भाषा है। बिल्कुल, डेफिनेटली। क्योंकि आजकल जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जितने भी संसाधन है, जितने भी अपग्रेडेड चीज़ें अवेलेबल होती है, फास्ट टू फास्ट वो इंग्लिश में। लोकेश सर, आपसे क्या छुपा है? आपसे कुछ भी नहीं छुपा है। आप खुद IITian है, आपने दुनिया देखी है, आपने साइंस को इतने करीब से देखा है। आपको पता है कि सब्जेक्ट्स की भी अपनी लैंग्वेज इंग्लिश है। अगर आपको हायर एजुकेशन में जाना है तो आपको इंग्लिश की बुक्स पढ़नी पड़ेगी। यस यस, हायर एजुकेशन सारी इंग्लिश में ही है। और मेरा सर एक व्यक्तिगत अनुभव है। जैसे मैंने 12th तक तो हिंदी में प्रिपरेशन किया IIT का, लेकिन जैसे ही मैं IIT कॉलेज पहुंचा, आई वाज शॉक्ड कि प्रोफेसर फुल टूस इंग्लिश, बीच में एक हिंदी का एक आ भी नहीं आ रहा था। तो मैं इतना हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ, हिंदी लिटरेचर मेरा बहुत ही अच्छा, और अचानक कॉलेज में जाके मुझे इंग्लिश पढ़ने को मिल रही है। तो आई हैड वेरी डिफिकल्टीज। सर ये सबके साथ होने वाला है। इवेंचुअली ओवरकम। आप देखें इंग्लिश मीडियम स्कूल्स कितना तेजी से बढ़ रहे हैं। हम यहाँ पे हिंदी मीडियम स्कूल्स को डिग्रेड नहीं कर रहे हैं, पर हम एक बात कह रहे हैं कि हायर एजुकेशन के लिए, चाहे आप मेडिकल में जाएं, IIT में जाएं, आप CA करें, आप लॉ के अंदर आप अपनी कुछ मुकाम बनाना चाहें, बिना इंग्लिश के ये संभव नहीं है। अगर एक बच्चा पूरी तरह से हिंदी पे फोकस्ड है, वो अपने लाइफ में ग्रेजुएशन के भी कोर्सेज कुछ हिंदी में आ रहे हैं, हाँ, और मेजॉरिटी ऑफ इंग्लिश में अवेलेबल है, तो क्या एक हिंदी वाला और एक इंग्लिश वाले में कंपेयर किया जाए तो क्या इंग्लिश वाला को थोड़ा बहुत एडवांटेज रहता है? थोड़ा बहुत नहीं सर, बहुत एडवांटेज रहता है। चाइना के अंदर पहले चाइनीज लोगों ने इंग्लिश को एक तरीके से इग्नोर किया कि होगी ग्लोबल लैंग्वेज, हम लोग सिर्फ चाइनीज लैंग्वेज पे ही मतलब मेन रीजन है कि इंग्लिश का ग्लोबल लैंग्वेज की तरह हाँ एक एक्सेप्टेंस। पिछले 10 साल में चाइना चेंज हो गया। चाइना को समझ में आ गया कि अकेली चाइनीज से काम नहीं चलेगा। आप घर पे बोलो चाइनीज, आप फ्रेंड्स के साथ बोलो, बट प्रोफेशनली आपको एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए जो आपको इंटरनेशनल लेवल पे कहीं ना कहीं लेके जाए। अब आप कंप्यूटर्स नहीं चला सकते आप बिना इंग्लिश के। सारी जो टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज है, आपसे क्या छुपा है, टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज इंग्लिश है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका कोई छोटा मोटा धंधा है, पर आज सोशल मीडिया का जमाना है, पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। आपको सबसे इंटरेक्ट करना पड़ेगा, इंग्लिश तो उसके लिए चाहिए ही। तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बन चुकी है। लैंग्वेज एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होता है, एक इम्प्रेसिव एक्सप्रेशन का तरीका होता है। और सर ने एक बात बताई कि अगर आप बोलते हो तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को रख सकते हो। तो एक कहावत है मारवाड़ी में अपने
कि जो बोलते हैं उनकी तो बुगड़ियां भी सेल हो जाती है, बिक सही है, जाती है, जो सही नहीं है। बोलते उनके बोर भी नहीं बोर बिकते। भी नहीं बिकते। तो बोलना एक अच्छी कला होती है, उस पे सभी को महारत हासिल करनी चाहिए। मेरा एक सवाल है कि जो बोलते हैं इंग्लिश को कैसे बच्चे जो होते, क्योंकि मैंने भी ये पाया कि शुरुआत में जब मैं इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करता था, मुझे आती है, मुझे पता है कि मेरे दिमाग में थॉट चल रहा है, मेरे को ऐसे बोलना है, लेकिन उस कॉन्फिडेंस से मैं बोल नहीं पाता था स्टेज पे, या फिर जैसे आईआईटी के डेज में प्रोफेसर से सवाल क्योंकि इंग्लिश में ही पूछना होता था, तो मैं पहले तो 10-15 मिनट लगाता कि हाँ 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 ये पूछना है। अब क्लियर हो गया कि इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, बच्चे ये 400-500 बच्चे बैठे हैं मेरे पास में, ये हंसेंगे नहीं, तब जाके हिम्मत करके मैं सवाल पूछता था। तो मेरे लिए एक स्ट्रगलिंग प्रोसेस रहा। आप बताइए कि हाउ ए स्टूडेंट कैन ओवरकम दिस स्ट्रगल, इस स्ट्रगल को कैसे वो श्रिंक कर सकता है, बहुत ही कम टाइम में अच्छे से इंग्लिश सीख सकता है, कैसे हो सकता है बोलना, सर मैं आपको 2 बातें बताता विशेष हूँ। तरह से बोलना, क्योंकि ग्रामेटिक नॉलेज आ गया, दिमाग में सेंटेंस भी बनने लगे, लेकिन फ्लो के साथ बोलना वो कैसे सर पॉसिबल? मैं आपको एक बात बताता हूँ, दुनिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो है कॉन्फिडेंस। यस। अगर आपके अंदर जबरदस्त कॉन्फिडेंस है तो आप चाहे कुछ भी करें, आप चाहे कार चलानी सीखनी हो या आपको कोई भी काम करना हो लाइफ में, कॉन्फिडेंस से आप सब कुछ कर सकते हैं। यस। ज्यादा दिक्कत कब आती है कि जब आपके पास ऐसे स्टूडेंट आते हैं जिनका मेन उद्देश्य अंग्रेजी बोलना सीखना नहीं होता है, एक्चुअल में बोलना सीखना होता है। काफी लोगों को तो बोलना भी नहीं आता, उनके अच्छा। अंदर एक हेजिटेशन होता है, एक शर्म होती है, झिझक होती है, डर होता है, अच्छा, तो वो उससे ऊपर नहीं निकल पाते। मतलब इंग्लिश नहीं सीखना, इंग्लिश बोलना सीखना है, कैसे मतलब बोलना है? मेरा मेरा कहने व्हाट आई मीन टू से इज कि आपके अंदर सबसे पहले कॉन्फिडेंस जरूरी है। जो लोग बहुत ज्यादा डरते हैं, संकोच करते हैं, उनके लिए इंग्लिश सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले तो आपको बोलना सीखना चाहिए। यानी आपको अपने अंदर और ज्यादातर लोग, मैक्सिमम मैं आपको कहूंगा 100 में से 99 लोग जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं उनका तरीका ही गलत है। क्योंकि अच्छा। सबसे पहले तो आप गलत लोगों से राय ले रहे हो। इंडिया में एक चीज फ्री है, वो है एडवाइस। एडवाइस। हर कोई आते जाते चलते चलते किसी को एडवाइस दे देता है। कोई कहता है इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ ले, इंग्लिश सीख जाएगा। कोई कहता है इंग्लिश मूवीज देख ले, इंग्लिश सीख जाएगा। कोई कहता है इंग्लिश गाने सीख ले। भैया मेरे साथ गारंटी से लिखवा लो स्टैम्प पेपर पे, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ के तुम इंग्लिश नहीं सीख सकते। लोग तो इतनी स्टूपिड एडवाइस देते हैं। मेरे पास कई बीए के अंदर इंग्लिश लिटरेचर में बच्चे आते हैं, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं, जिन्हें किसी ने ये कह दिया कि अगर तुझे इंग्लिश सीखनी है तो तू बीए में इंग्लिश लिटरेचर ले ले। अच्छा। अब ये बात अपने आप में बहुत ही ज्यादा चाइल्डिश है। जिसको इंग्लिश ही नहीं आती, जिसको कुछ भी नहीं आता, जिसको डूडस भी नहीं पता, वो शेक्सपियर को कैसे पढ़ेगा? अच्छा। उसकी एक्चुअल नीड है कि स्पोकन सीखना। मेरा कहने का ये मतलब है कि इंग्लिश में भी 3 अलग अलग लेवल हैं। एक है बिल्कुल बेसिक इंग्लिश या 0 लेवल इंग्लिश, एक है इंटरमीडिएट लेवल की इंग्लिश, और एक है एडवांस्ड इंग्लिश। अच्छा। इंग्लिश बोलना सीखने के लिए सबसे बेस्ट उपाय है सुनना। अगर आपको बोलना सीखना है तो आप ज्यादा से ज्यादा सुने, पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या सुन रहे हैं। मान लो आप बेसिक लेवल पे हो, आप 0 लेवल पे हो, और आप सुन रहे हो एडवांस्ड लेवल की इंग्लिश, वो आपके क्या काम की? सही है। तो आपने चुना ही गलत चीजों को, राइट? तो अगर किसी को सीखना है तो सबसे पहले आप देखो आपका लेवल क्या है। अगर आप 0 लेवल पे हो तो आप पहले वहां से शुरू करो। आपको सुनना है, आप इंग्लिश स्टोरी सुने, छोटी छोटी पंचतंत्र की कहानियां हैं, आराम से मिल जाती हैं इंग्लिश में। अच्छा। छोटी छोटी कहानियां हैं, आराम से आप उसको पढ़ सकते हैं। अकबर बीरबल की स्टोरीज हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं, है ना। जो कई इंस्पिरेशनल लोग हैं उनकी लाइफ की छोटी छोटी स्टोरीज हैं, वो मिल जाती हैं। मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप वो सुने जिसमें आपका इंटरेस्ट है, और उसे आप इंग्लिश में करें। कल मेरे पास एक मदर आई थी अपने बच्चे को लेके, बहुत छोटा बच्चा था, 2nd क्लास का था, कि सर इसको एकदम फराटेदार अंग्रेजी सिखानी है, क्या करें? मैंने कहा इसको वापस घर ले जाओ। अच्छा। इसको मेरे को नहीं सिखानी इसको। अगर इसको इंग्लिश सिखानी है तो इसको नेचुरल तरीके से सीखने दो। फराटेदार। इतना छोटा बच्चा हाँ। बढ़िया इंग्लिश सीख सकता है घर पे इंग्लिश में कार्टून्स देख के। उसे आपको क्यों सिखाने हैं टेंसेस? अभी छोटे बच्चे हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th के बच्चों को तो हम एडमिशन ही नहीं मैंने ये देते। देखा है, जैसे मेरा अभी 2 साल का बच्चा हुआ है, हाँ, तो वो हिंदी बहुत प्रॉपर बोल रहा है, हाँ, बिना कोई ग्रामर लैंग्वेज हाँ, के रेगुलर हाँ, एक लर्निंग के वो प्रॉपर हिंदी के सेंटेंस बोलने लग गया है। तो उसको ग्रामर का नॉलेज नहीं है, कब का की को क्या यूज करना, वो सारे अपने आप नेचुरली सीख चुका है। तो लैंग्वेज जो होता है वो नेचुरली जितना ज्यादा सीखा जाए सर उतना ज्यादा ये बढ़िया जो होता आपने है। बात बोली है, ये आप सभी लोगों को बहुत ध्यान से आप इसको समझें कि एक छोटा बच्चा जिस तरीके से सीखता है वो सबसे बेस्ट तरीका होता है सीखने का। देखिए इंग्लिश में ना सर 4 मॉड्यूल होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। छोटा बच्चा सबसे पहले क्या सीख रहा है? लिसनिंग।
वो सुन रहा है सबसे पहले अपने मम्मी पापा को बोलते हुए, उसके बाद वो क्या करना शुरू कर देता है, वो शुरू कर देता है स्पीकिंग, वो बोलना शुरू कर देता है, वो सुनता है और बोलना शुरू कर देता है। उसने कोई Yes. ग्रामर की बुक नहीं पढ़ी, बस सुनो और बोलना शुरू कर दो। फिर आता है रीडिंग और फिर आता है राइटिंग। रीडिंग और राइटिंग आपस में जुड़े हुए हैं। दिक्कत क्या आ रही है कि आप सीखना तो स्पोकन इंग्लिश चाह रहे हैं, पर वो आप बुक पढ़ के सीखना चाह रहे हैं, ये कैसे होगा? ये पॉसिबल है। इसलिए सर जो सबसे नवाचार हमने शुरू किया हमारे कोचिंग पे, वो ये था कि हमने मेन इंपॉर्टेंस दी लिसनिंग को। अच्छा। जो सारा कोर्स और सिलेबस बनाया वो लिसनिंग ओरिएंटेड है, क्योंकि तुम्हें बोलना सीखना है। बिना लिसनिंग के बोलना नहीं आ सकता। और क्या सुनना है? वो सुनना है जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट हो, ऐसे भी नहीं कुछ भी रैंडम। कुछ भी रैंडम नहीं। और क्या पता आप गलत चॉइस हो आपकी, आप एडवांस चीजें सुन रहे हो आपके क्या काम की। जिस बच्चे को अभी डू डज नहीं पता, वो शशि थरूर को सुन के क्या करेगा? एक सवाल है कि एक कितना टाइम लगता है एक किसी भी बच्चे को इंग्लिश में बहुत कंफर्टेबल सहज होने में? मैं आपको बताता हूँ सर, जैसे एनवायरमेंट ही सब कुछ है सर। एनवायरमेंट सब कुछ है। तो जो बच्चे, ज्यादा बच्चे कौन स्ट्रगल करते हैं? जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं। वैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स भी, ज्यादातर स्कूल्स, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, नीचे हेट कमेंट मत देना, ज्यादातर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम है, सारे नहीं है, ओके, बट ज्यादातर सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम है, क्योंकि वहां पे बात स्कूल में बच्चे आपस में हिंदी में ही करते हैं। अच्छा। तो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। उनको एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, तो उन्हें एनवायरनमेंट मिलता है इंग्लिश क्लासेस में। इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करना एक बहुत अच्छा उपाय है, बहुत बढ़िया एक काम है जो आप कर सकते हैं। वहाँ होता क्या है कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, आपको ऐसे फ्रेंड सर्कल मिलता है जहाँ पर कि आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं। अब जहाँ तक बात रही सर टाइम कितना लगेगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कोई लिमिट नहीं है। कोई लिमिट नहीं है। कोई ऐसा मैजिकल वॉन्ड नहीं है, कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है जो आप पे घुमा दी तो कोई 1 महीने या 2 महीने के बाद अचानक से, 2 महीने पहले तक तो मारवाड़ी में बात करता था, हिंदी में बात करता था, और 2 महीने बाद अचानक सुबह मुंह से चद्दर निकाल के बोल रहा है, हे मॉम वेयर इज द टी। ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्त। प्रैक्टिस शुरू होती है पहले दिन से। आप हर दिन अपने आप इंप्रूव होते जाते रहते हैं, और धीरे इंप्रूवमेंट की कोई अपर लिमिट नहीं है। आप हो सकता है कि जो अंग्रेज हैं उनसे भी बेटर बोलने लग जाएं एक दिन। अच्छा। एंड इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। और बस हाँ, कुछ महीनों में आपको एक जबरदस्त इंप्रूवमेंट, इतना इंप्रूवमेंट दिखने लग जाता है कि लोग आपको नोटिस करने लग जाते हैं, लोग आपकी तारीफ करने लग जाते हैं। क्योंकि शुरू शुरू में सर तारीफ नहीं होती। जब आप सबसे सबसे मुश्किल स्टेज पता है क्या होती है? पहला कदम, नॉट गेटिंग रिवार्ड। नॉट गेटिंग रिवार्ड। और रिवार्ड तो सर दूर की बात है। जब आप पहली बार कोशिश करके थोड़ी सी अंग्रेजी बोल देते हैं ना, तो लोग ये नहीं कहते आप अंग्रेजी बोल रहे हैं, लोग कहते हैं आप अंग्रेजी झाड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आपको पता है सर, लाइफ में पुश करने वाले कम है और पीछे पुल करने वाले ज्यादा है। ओके, ये बात है। अब एक सवाल और मेरा कि जैसे आप बच्चों को लेते हैं तो कौन सी क्लास या कौन से एज ग्रुप के बच्चे आप? सर 4th तक के बच्चों को नहीं लेते हम, उससे ऊपर के बच्चों को लेते हैं। उसके पीछे रीजन एक ही है कि वो सिंसियर हो जाते हैं थोड़े से। जैसे मेरा खुद का बेटा अभी 6 साल का है, 7 साल का है, तो वो बहुत ज्यादा शैतान है। तो मुझे पता भी है, मैं उसको किसी इंग्लिश क्लासेस में भेजूंगा अगर, तो वो वहां पे अपना टाइम वेस्ट करेगा। यस यस। इतने छोटे बच्चों के लिए सबसे बढ़िया चीज है आप उसको कार्टून्स दिखाओ इंग्लिश में। अच्छा। एक रूल बना लो कि इंग्लिश में कार्टून्स देखने हैं, बस हिंदी में देखने ही नहीं है। वो अपने आप नेचुरल वे में सीख जाएगा। 5th 6th के बच्चे थोड़े सिंसियर हो जाते हैं। एक्चुअल में सीखने के लिए ना सर, कुछ भी सीखना हो ना, उसके लिए सीरियस होना जरूरी नहीं है, बट सिंसियर होना जरूरी है। तो उससे ऊपर के बच्चे सिंसियर हो जाते हैं और वो फिर आते हैं। हमारे यहाँ तो सभी एज ग्रुप के आते हैं। आपको 10th 12th के बच्चे भी आते हैं, 7th 8th के बच्चे भी आते हैं, कॉलेज गोवर्स आते हैं, जो लोग जॉब में हैं, जो गृहणियां हैं, होम मेकर्स हैं, वो भी आती हैं, और कई लोग रिटायर होने के बाद में भी आते हैं। हमारा कोचिंग एक क्लब की तरह है। अच्छा अच्छा। है ना, वहाँ पे ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, तो बैठ के आप जिंदगी के बारे में बात कर सकते हैं, पर इंग्लिश में। तो आप सभी एज ग्रुप के जो लोग बाग हैं उन सभी को इंग्लिश पढ़ाते हैं? बिल्कुल। आपके लाइफ से जुड़ा हुआ कोई, अपने बच्चे से कोई किसी का जुड़ा हुआ एक्सपीरियंस या इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे? किसी बच्चे की सक्सेस स्टोरी वगैरह? मैं आपके साथ 2 छोटे छोटे एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। सबसे पहला तो वो कि जब पहली बार मैं स्टेज पे गया था बोलने के लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था, राइट। और वो था भी कोई ऐसे ही छोटा सा प्रोग्राम था, कोई शादी का फंक्शन वगैरह था कुछ, और मुझे स्टेज पे जाना था। तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, मेरे पैर कांप रहे थे, मेरे हाथ कांप रहे थे, हाथ में माइक था, जुबान कांप रही थी,
और मैं सामने देख नहीं पा रहा था, लोगों को फेस नहीं कर पा रहा था। आई वॉज सो अफ्रेड, मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि वो भीड़ को मैं नहीं देख पा रहा था। ओके। और मैं खुद को आज देखता हूँ तो मैं कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बुक्स लिख रहा हूँ। मेरी बुक्स पूरे इंडिया के अंदर बेस्ट सेलर हैं। अभी कितने? अभी मैंने हाल फिलहाल एक फार्मेसी की बुक लिखी है। मैं जो नई बुक्स हैं वो आपको बता रहा हूँ। तो फर्स्ट ईयर के सिलेबस में बी फार्मेसी के अंदर फर्स्ट ईयर में कम्युनिकेशन स्किल्स लगती है। सेकंड बुक है बीएससी नर्सिंग के अंदर फर्स्ट ईयर की अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स का सब्जेक्ट आता है, वो हमने लिखी है। डिप्लोमा नर्सिंग के अंदर फर्स्ट ईयर के सिलेबस में कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो हमने लिखी है। और पैरामेडिकल वाली बुक हमारी नेक्स्ट मंथ आ रही है, उसमें भी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। और वो बुक्स बेसिकली कॉपी पेस्ट नहीं है, वो हमारे एक्सपीरियंस से लिखी गई किताबें हैं। अच्छा अच्छा। और दूसरा एक्सपीरियंस बताते हुए मैं आज के इस पॉडकास्ट को खत्म करना चाहूँगा। पहले तो अपनी पहली वाली बात को कंप्लीट कर लूँ कि यदि मैं सीख सकता हूँ तो कोई भी सीख सकता है। आप बस अच्छा। इनिशिएटिव लो। और अगर आपको लगता है कि मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, कोई दोस्त नहीं है अगर आप, तो मेरे पास आ जाओ, मैं आपका दोस्त बनूंगा। और अगर यहाँ नहीं आ सकते, गांव में रहते हो, कोई पैसे की प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो यूट्यूब के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे इंग्लिश ट्रेनर्स हैं, आप उनको अपना दोस्त बना लो, उनकी बातें सुनो। भाई तुमसे कोई इंग्लिश नहीं बोलता तो उन्हें अपना दोस्त बना लो, उनसे बातें करो। और सेकंड इंसिडेंट मुझे याद है आज भी कि ऐसे कुछ साल पहले किसी प्रोग्राम के अंदर मैं एंकरिंग कर रहा था। तो फर्स्ट टाइम मेरे पेरेंट्स आए थे वो प्रोग्राम देखने के लिए, और वो ऑडिटोरियम पूरा खचाखच भरा हुआ था। और आई सॉ टीयर्स इन द आईज ऑफ माय मदर कि वो शी वाज ओवरवेल्म्ड कि मेरा बेटा एंकरिंग कर रहा है और इतने लोग तालियां बजा रहे हैं। तो मुझे लगता है घूम फिर के हमारी ज़िंदगी का एक ही लक्ष्य है, टू बी हैप्पी एंड टू मेक योर पेरेंट्स हैप्पी, बिकॉज दे हैव गिवन यू एवरीथिंग। तो आप सब स्टूडेंट्स जो मुझे सुन रहे हैं आज, आप लोग भी जीवन में ऐसा करो, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करो। आपकी एकेडमिक सक्सेस लो, बिजनेस में सक्सेस करो, कुछ ना कुछ ऐसा करो कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें गले लगा लें। और जिस दिन तुम वो आंखों में उनके आंसू देखोगे ना, यू विल फील सो हैप्पी, इट विल बी द बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। यस। तो प्रतीक सर ने बहुत प्यारी प्यारी बातें हमें बताई और अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ पहलू हमसे साझा किए, और इंग्लिश पे कैसे हम कमांड बना सकते हैं, और इंग्लिश कैसे हमारे लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस ला सकती है। तो ये सारे डिस्कशन आज के इस पॉडकास्ट सेशन के माध्यम से हमने आप सभी लोगों के साथ में किए। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। और कोई बात दर्शकों कोई को? आपकी और भी क्वेरीज हो, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हम फिर आएंगे आपके पास और आपसे बात करेंगे, तो बिकॉज वी आर फ्रेंड्स। यस यस यस, तो इसी के साथ में थैंक बहुत यू, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो जय मच। हिंद, जय जय भारत। जय भारत।